हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल और आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी में हम कितना कैश ले दे सकते हैं। मतलब अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी में आप कितना कैश का लेन देन कर सकते हैं जो कि लॉ में अलाउड है। आज हम सारे एस्पेक्ट्स की बात करेंगे कि कैसे लोग प्रॉपर्टी में कैश का लेन देन करके अपना टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। इंडिया में सभी लोग जो भी प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शंस करते हैं दोस्तों, हम सभी को पता है कि वो कैश के लेन देन ज़रूर करते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इनकम टैक्स के प्रोविजंस की, किस तरीके से आप इन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकते हैं, और अंत में मेरी एडवाइस क्या है आप लोगों को ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस ना करें। वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, वाई, क्यों लोग प्रॉपर्टी में कैश को लेन देन करना चाहते हैं। कैश में क्यों प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाहता है। भाई आज अगर मुझे किसी को 2 लाख रुपए देने हैं, मैं कैश में दूं या बैंक से दूं, है तो वो 2 लाख रुपए ही। लेकिन क्यों लोग कैश को प्रेफर करते हैं दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है टैक्स का। बायर और सेलर दोनों अपना टैक्स बचाना चाहते हैं और दोनों को ही कैश के लेन देन में टैक्स की सेविंग होती है, इसीलिए वो दोनों कैश को प्रेफर करते हैं। अब टैक्स की सेविंग कैसे होती है दोस्तों, हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बायर की। तो दोस्तों जो बायर है, जब कोई प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं तो हमको देनी होती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जितना पेमेंट बैंक से देंगे हमें उतने ही वैल्यू की रजिस्ट्री तो कम से कम करवानी ही पड़ेगी। तो अगर मैंने मान लो एक 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को 50 लाख रुपए की बैंक से पैसे दे दिया, तो मुझे 50 लाख रुपए पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देनी पड़ेगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 7-8% होती है। अगर मैं उस पैसे को 50 लाख को बैंक से ना देके 30 लाख रुपए ही बैंक से देता हूं, तो मुझे रजिस्ट्री ओनली 30 लाख रुपए की ही करानी पड़ेगी और 30 लाख पे ही मुझे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देनी पड़ेगी। इसलिए बायर चाहता है कि मैं कैश में पैसा दे दूं। कौन सा पैसा? जो रजिस्ट्री के ऊपर का पैसा देना है। अब मैं सेलर के ऊपर आता हूं। आज मैं कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो मुझे उस प्रॉपर्टी को बेचने पे जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर दोस्तों इनकम टैक्स देना होता है। अब ये इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है कि भाई जितने में मैंने प्रॉपर्टी बेची, अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी 50 लाख में बेची, उसमें से माइनस कर देते हैं कि हमने वो प्रॉपर्टी कितने में खरीदी थी। तो फॉर एग्जांपल उसने 30 लाख में खरीदी थी, तो 20 लाख रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया, तो अब उसको 20 लाख रुपए पे गवर्नमेंट को 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो सेलर को भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो सेलर बोलता है मैं क्यों दिखाऊं, मैंने 50 लाख में बेची है, मैं तो दिखा दूंगा मैंने 40 लाख रुपए में बेची है। तो वो कैश में पैसा ले लेता है 10 लाख रुपए और बैंक से सिर्फ 40 लाख रुपए लेता है। तो 40 लाख रुपए अगर उसने लिए और 30 लाख में खरीदी थी तो ओनली 10 लाख पे टैक्स देना पड़ा, अदरवाइज उसको 20 लाख पे टैक्स देना पड़ रहा था। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये तो समझ में आ गया कि लोग क्यों कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं। दोनों पार्टीज अपना टैक्स बचाना चाहती है, एक की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बच रही है और दूसरे की इनकम टैक्स बच रहा है। लेकिन क्या ये सही है दोस्तों? क्या गवर्नमेंट को इसके बारे में नहीं पता है? क्या गवर्नमेंट इतनी मूर्ख है कि वो इनको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही होगी, या कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, या गवर्नमेंट इन ट्रांजैक्शन को ट्रेस नहीं कर पाती है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये सब गवर्नमेंट की नज़रों में है और गवर्नमेंट के पास बहुत से तरीके हैं इनको पकड़ने के। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक एनुअल इंफॉर्मेशन का सिस्टम होता है इनकम टैक्स में, जिसके अंदर जो आपके एरिया का सब रजिस्ट्रार है उसको एक स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं प्रॉपर्टी के, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने होते हैं। तो वो रजिस्ट्रार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलता है कि इस पर्सन ने इतने वैल्यू की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन तो पहुंच ही जाती है कि कितने की वैल्यू की प्रॉपर्टी की इस पर्सन ने परचेज या सेल करी है। अब दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहीं का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर आपका वार्ड बना हुआ होता है। तो वार्ड के जो असेसिंग ऑफिसर होते हैं, जो आपका केस देख रहे होते हैं दोस्तों, वो आप ही के शहर में रह रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है उनको नहीं पता कि आपके एरिया की मार्केट वैल्यू क्या होगी? आज अगर मैं किसी एरिया में रह रहा हूँ और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए है और मैं अगर कागजों में 20 लाख रुपए उसको दिखा देता हूँ, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर बैठा है उसको नहीं पता कि उस एरिया में उस पर्सन की प्रॉपर्टी की ये वैल्यू है? दोस्तों, आप इस तरीके के ट्रांजैक्शन से नहीं बच सकते हैं और असेसिंग ऑफिसर आपके केस को असेसमेंट में ले सकता है। तो आप ये तो दिमाग से निकाल दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं चलता या उनको खबर नहीं रहती, उनको सब खबर रहती है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि आपको क्या करना है, इनकम टैक्स में लिमिट अलाउड कितनी है। दोस्तों, इनकम टैक्स में केवल 20,000 रुपए अलाउड हैं कैश में। अगर आप प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश नहीं ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश प्रॉपर्टी में एक्सेप्ट कर रहे हैं या दे रहे हैं तो दोस्तों दोनों के ऊपर पेनल्टी और इंटरेस्ट लग सकता है। आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और हो सकता है आपको कोई पनिशमेंट भी मिल जाए। तो लिमिट तो कैश ट्रांजैक्शन की 20,000 रुपए है। अब मैं आपको मेरी एडवाइस की बात करता हूं या मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव बताता हूं जो आपको बहुत हैवी पड़ सकता है। जब भी आप प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहे हैं दोस्तों, आप ये ना समझे कि आप एज अ बायर समझें। बायर को क्या नुकसान हो रहा है कैश में पैसे देने का? अगर मैं कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूं तो मुझे पैसे तो दोस्तों देने पड़ ही रहे हैं, इररिस्पेक्टिव कि मैं कैश में दूं या बैंक से दूं। बस ये होता है कि अगर आपने कैश में दिया है तो आपकी थोड़ी सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बच जाती है। लेकिन दोस्तों आप ये सोचिए कि अगर मैं बायर हूं, मैंने कोई प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए में खरीदी जो कि एक्चुअल वैल्यू जिसकी 50 लाख रुपए है, मेरा जो एग्रीमेंट है मैंने वो 30 लाख रुपए का कर लिया। तो दोस्तों जब वो बायर जिसने 30 लाख रुपए में वो प्रॉपर्टी खरीदी है, जब वो 5 साल बाद 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी को बेचेगा ना दोस्तों, तब वो प्रॉपर्टी की वैल्यू पे ज्यादा टैक्स देगा। कैसे देगा दोस्तों? आज फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 लाख की प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए में बुक्स में दिखा ली, तो मेरी कॉस्ट इनकम टैक्स की नजरों में 30 लाख रुपए ही मानी जाएगी। और जब वो प्रॉपर्टी में 1 करोड़ रुपए की फॉर एग्जाम्पल अगर बेचता हूं फ्यूचर में, तो मेरी कॉस्ट 30 लाख रुपए के हिसाब से ही कैलकुलेट होगी। तो मुझे 70 लाख रुपए पे अप्रॉक्सीमेटली टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा? इनकम टैक्स 20% देना पड़ता है, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ओनली 7% है दोस्तों। तो 13% का नुकसान आपको वो भी है। तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आपने वो प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में रजिस्ट्रेशन करवाया होता, तो आपने जब बेच रहे हो उस प्रॉपर्टी को तो आपकी कॉस्ट भी 50 लाख रुपए बनती और आपको सिर्फ 50 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ता। तो आपको इनकम टैक्स भी तो कम देना पड़ रहा है ना दोस्तों। इनकम टैक्स 20% है। तो हमेशा जब भी आप कोई प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं दोस्तों, हमेशा पूरा पैसा बैंक से दें। मैं जानता हूं और हम सभी जानते हैं कि इंडिया में इनकम टैक्स के अंदर बहुत से प्रोविजंस हैं, लेकिन फिर भी आज प्रॉपर्टी के पूरे मार्केट में कैश का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। इसका मेन रीजन है लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि कौन से ट्रांजैक्शन है और किस ट्रांजैक्शन से लोगों को फायदा है और किस ट्रांजैक्शन से लोगों को नुकसान है। दोस्तों अंत में मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या बेच रहे हो, पूरा ट्रांजैक्शन बैंक से करें। इससे आपको सिक्योरिटी रहती है, फ्यूचर में आपके ऊपर कोई भी पनिशमेंट या कोई प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आपके डॉक्यूमेंट्स में रहेगी। तो इनकेस आप अगर फ्यूचर में प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो भी आपको टैक्स का सेव ही होगा। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। और आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस है दोस्तों, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे शेयर कर रहा हूँ। आप मुझसे पर्सनली उस नंबर पे टेक्स्ट करके बात कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की। कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे कम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दोस्तों ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कोशिश की है आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी का सॉल्यूशन किया जाए। तो दोस्तों आप प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को देखिए, कैपिटल गेन प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से वो प्लेलिस्ट है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।